झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही में। अत्यंत पिछड़ी जाति में रखा गया है अधिसूचना द गैजेट ऑफ इंडिया, जिसमें 13 जातियों के साथ कुर्मी जाति को भी अनुसूचित जनजाति माना है। इस अधिसूचना के आधार पर 8 दिसंबर 1931 को अधिसूचना जारी कर बिहार उड़ीसा सरकार इसे जनजाति माना है। राज्य में निवास करने वाले कुर्मी कुड़मी जाति के आदिवासी जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए माननीय सदस्य ने सदन के सभी कार्यों को रोककर चर्चा की मांग की है। श्री अनंत कुमार ओझा स्वाभिश्व अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति हो रही लापरवाही, जल, भूमि, वायु अनुचित दोहन के कारण राज्य के साथ साथ पूरी दुनिया के समक्ष विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित मुक्तेश्वर घाट में अत्यधिक गाद जमाव के कारण नदी के अविरल जल प्रवाह का मुहाना बंद हो गया है। साथ ही गंगा में जलीय जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। साहिबगंज के उधवा प्रखंड विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य पतोड़ा झील एवं महाराजगंज स्थित रिजर्व फॉरेस्ट एरिया क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण जारी है, जिससे ज्यादा पर्यावरणीय संतुलन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस आलोक में माननीय सदस्य ने सदन के सभी कार्यों को रोककर उक्त विषय पर चर्चा की मांग की है। श्री अमित कुमार मंडल स्वाभिश्व ने अपने कार्य स्थगन के माध्यम से यह बताया कि राज्य में मॉब लंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 14 मार्च की रात रांची शहर के अनगढ़ा में मुबारक नामक युवक को और 8 मार्च के सचिन नामक युवक के मौत को मॉब लिंचिंग से हो गई, जिसमें राज्य के भय का वातावरण बना हुआ है। माननीय सदस्य ने सारे कार्यों को रोककर उक्त विषय पर चर्चा की मांग की। चलते बजट सत्र में अनुदान मांगों की चर्चा के क्रम में इन सभी विचार संभव है। ऐसी स्थिति में इन सभी सूचनाओं को अमान्य किया गया। ध्यानाकर्षण सर्वश्री मथुरा प्रसाद महतो। हर प्रश्न में सर आदमी को उठना मतलब सदन का समय को बर्बाद करना। मान्य सदस्य, हर प्रश्नों में क्या है आप भिजवा दीजिए। आप माइक से बोले माननीय सदस्य, या तो माइक से बोले या तो भिजवा दीजिए। माननीय मतलब आप मथुरा बाबू का प्रश्न होने देना नहीं चाहते हैं, मथुरा बाबू का ध्यान आकर्षण नहीं होने देना चाहते हैं, आप कागज भिजवा दीजिए। माइक से बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज का गंभीर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से मान्य मथुरा बाबू आपको देते हैं। मान्य मथुरा बाबू बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं महोदय, ध्यान आकर्षण कि अच्छा इसके बाद आपसे बुलवाते हैं। सरजू बाबू आपसे भी बुलवाते हैं इनके बाद। बैठिए। अमित जी, आप माइक से बोले, माननीय सदस्य माइक से बोले या कागज भिजवा दें। माइक से बोले। मथुरा बाबू 1 मिनट। सुबह से बोल रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिरिडीह में, बेंगाबाद में पुलिस रात को 1:30 बजे घर में घुसकर सबको, लेडीज लोग को मार दिया, महिलाओं को मार दिया अध्यक्ष महोदय, और कोई सुनने वाला नहीं है। वहां एसपी महोदय को शिकायत किया गया, डीएसपी को शिकायत किया गया अध्यक्ष महोदय, और रात को 1:30 बजे घुस करके महिलाओं के साथ पुलिस से मारपीट करी। ठीक है, इसको संज्ञान में ले लिया। सरजू बाबू आप बोलिए तो। ध्यान आकर्षण है, माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण है, हमने नाम पुकार दिया। सरजू बाबू 1 मिनट में बोलिए। महोदय, मैंने महोदय विशेषाधिकार की सूचना सदन को दिया है आसन के माध्यम से। आपका विशेषाधिकार का सूचना हम तक पहुंच गया है, हम दिखवा लेते हैं। माननीय मथुरा बाबू लेने दीजिए। महोदय जवाब मिला है। इसमें हमने मांग किया था महोदय कि लगान वसूली पूर्व की भांति मूल रैयत प्रधानी को लगान वसूली में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर गया है महोदय, इसलिए ऑनलाइन वसूली बंद करने का जो दबाव बनाया है उसे ऑफलाइन लिया गया पूर्व की भांति महोदय। माननीय मंत्री, जवाब में स्पष्ट जवाब दिया गया है कि ऑनलाइन ये यहाँ भी उल्लेख करना है कि पाकुड़ गोड्डा पश्चिमी सिंहभूम में पारंपरिक तरीका से मनकी मुंडा एवं ग्राम प्रधान द्वारा लगन रसीद निर्गत किया गया है, इसलिए इसमें तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य,
कहना चाहते हैं कि चूंकि ऑनलाइन जो लगान रसीद ली जाती है उस पर्ची में लिखा रहता है कि यदि कोई न्यायालय में अथवा कोई सरकारी काम पे उस पर्ची के आधार पर आप कोई भी चीज दावा नहीं कर सकते हैं। चूंकि ऑफलाइन जो रसीद लगान काटी जाती है, जैसे हमारे कोल्हान के क्षेत्र में मानकी मुंडाओं के द्वारा काटी जाती है, किसी भी न्यायालय में किसी भी दावा में या कोई भी सरकारी चीज पर उस चीज का जो है ना मान्यता है। तो मेरा कहना है कि जब राजस्व संग्रह का मामला और जो सिस्टम पहले से बना हुआ है, ऑनलाइन के चक्कर में जिसका तिसका जमीन किसी के नाम से लोग चढ़ा देता है और जो है ना गलत ढंग से जमीन का विचलन हो जाता है। इस कारण से जो जो एरिया में जो प्रधानी व्यवस्था है, जो मानकी मुंडा व्यवस्था है या माझी परगना वाला व्यवस्था है, ऐसे क्षेत्रों पर जो पुरानी व्यवस्था ऑफलाइन का है उसी के माध्यम से मानकी मुंडा या प्रधानों के माध्यम से ऑफलाइन जो है ना लगान रसीद वसूल ली जाए सरकार। माननीय प्रश्नकर्ता मतलब जी, मैं इस पर यही कहना था महोदय कि पूर्व के भांति उनका अस्तित्व ना मिटे महोदय, इसलिए ऑनलाइन रसीद नहीं काट कर वो ऑफलाइन ही रसीद काटने का निर्गत की सरकार। माननीय मंत्री जी। महोदय, विभागीय आदेश संख्या 2174 दिनांक 18/6/2019 के द्वारा मनकी मुंडा ग्राम प्रधान से संबंधित जिलों में मनकी मुंडा एवं ग्राम प्रधान द्वारा ऑनलाइन पद्धति से भू लगान वसूली का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेश का अनुपालन में मनकी मुंडा एवं ग्राम प्रधान द्वारा पारंपरिक तरीका से लगान एवं शेष की वसूली करने हेतु राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा संबंधित सॉफ्टवेयर में संशोधन कर दिया गया। विभागीय पत्रांक 1464 दिनांक 17/6/2020 द्वारा ऑफलाइन वसूल की गई लगान की राशि को ऑनलाइन माध्यम से सरकारी कोष में जमा करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि पाकुड़, हमें पहले जो कहा था, पाकुड़, गोड्डा एवं पश्चिमी सिंहभूम में पारंपरिक तरीका से मनकी मुंडा एवं ग्राम प्रधान द्वारा लगान रसीद निर्गत किया गया है। माननीय सदस्य का साफ कहना है कि ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन से वसूली करने का। माननीय सदस्य जी, आपने जो कहा ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन, क्या तब उनका अस्तित्व बचा रहेगा महोदय? पाकुड़, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम के तर्ज पर दूसरे जिला में भी यह संभव होगा क्या? माननीय मंत्री महोदय, इसमें पाकुड़, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम के लिए ही ध्यान आकर्षण किया है और इस तरह से तीन ही जिला का संबंधित ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए संपूर्ण जिला राज्य में ही इस तरह का नियम तो पालन होगा। धन्यवाद। चलिए, केदार हाजरा जी। माननीय सदस्य केदार हाजरा जी। सरकार का इसी में बंधु जी आप हस्ताक्षरी नहीं है। अच्छा, 1 मिनट केदार जी बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये मामला दक्षिण छोटा नागपुर में भी, और जो बात को दीपक बिरुआ जी कहा, अध्यक्ष महोदय, खतियान में किसी और का नाम है और रसीद में किसी और का नाम है। रसीद में जमीन में शेष के जगह में 0-0 कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, या तो पुराना व्यवस्था को भी रखा जाए, नई व्यवस्था को समाप्त करते हुए, और जो गलतियां अध्यक्ष महोदय उसको अविलंब संशोधन करने की दिशा में निर्देश दिया जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जितने भी जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको सर्टिफिकेट वगैरह कहीं पर वैकेंसी वगैरह भरने वगैरह में सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है महोदय, और पूरा भटक रहे हैं और सरकार की से बदनामी हो रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि इस पर सरकार इसको आपके माध्यम से संज्ञान में ले और अविलंब इस पर करवा ले लिए संज्ञान में। हो गया। माननीय सदस्य केदार हाजरा जी का नाम पुकार। अध्यक्ष महोदय, सरकार का वक्तव्य आया है लेकिन घुमा फिरा कर दिया गया। मेरा मूल प्रश्न था कि देवरी प्रखंड के कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय को आप सरकारीकरण करना चाहते हैं। सरकार ने जो जवाब दिया है महोदय, इन्होंने कहा है कि हम 84-85 में उस समय एकीकृत बिहार में कि राज्य में 300 परियोजना विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से स्वीकृति दिया था और झारखंड में मात्र 87 विद्यालय भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए।
और फिर सरकार ने कहा है कि मैंने प्रखंड को चयन किया है, विद्यालय को नहीं। तो इनके उत्तर में सामान्यता नहीं दिखता है महोदय। एक तरफ कहते हैं कि हम विद्यालय की स्वीकृति 87 विद्यालय को अवस्थित किए हैं और कह देते हैं कि मैंने प्रखंड को चयन किया है। तो ये समझ में नहीं आता है महोदय कि विद्यालय चयन किए हैं कि प्रखंड चयन किए हैं। और मैं जिस विद्यालय की बात कर रहा हूँ वहां पर लगभग 94 से लेकर 2007 तक परमानेंट प्रधानाध्यापक और एक क्लर्क था, जिन्होंने जो 2007 में सेवानिवृत्त हो गए। और इनका उत्तर है कि ना हम उस विद्यालय को सरकारीकरण कर सकते हैं न अनुदान दे सकते हैं। तो महोदय सरकार स्पष्ट करे कि इस तरह के विद्यालय का क्या स्थिति है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 88-89 में जब एकीकृत बिहार था उस समय 89 विद्यालयों का चयन किया गया था। उसमें 20 झारखंड की भौगोलिक सीमा में थे और उसमें जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्य केदार हाजरा जी का जो जिस विद्यालय से संबंधित जो प्रश्न है वो विद्यालय भी उसमें शामिल था, लेकिन एक भी विद्यालय की स्थापना नहीं की गई। उस आलोक में जो 56 विद्यालय जो चयनित किए गए थे उसमें एक भी विद्यालय की स्थापना नहीं की गई और इस विद्यालय को प्राइवेट रूप से चलाया जा रहा था, जिसके पंजीयन की स्वीकृति दी गई थी झारखंड अधिविद्य ये के द्वारा पंजीयन की स्वीकृति दी गई थी। बाद में इसे भी समाप्त कर दिया गया था। जब ये उच्च न्यायालय में गए तो उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्देश आया कि इन्हें पंजीयन की स्वीकृति दी जाए तो फिर से इन्हें अस्थायी रूप से पंजीयन की स्वीकृति दी गई है और यह मामला फिर से गया उच्च न्यायालय में, एक रिट याचिका दायर हुई और न्यायालय ने एक कमेटी गठित की, जांच कमेटी गठित करके कि यह अर्हता पूरा करते हैं या नहीं। कमेटी की रिपोर्ट आई कि ये विद्यालय अर्हता पूरा नहीं करता है, इसलिए सरकार की अभी कोई योजना नहीं है इस विद्यालय के सरकारीकरण की। अध्यक्ष महोदय, इसमें भुल्लू महतो जी भी सिग्नेचरी हैं, हस्ताक्षरी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब उस 48 प्रखंडों का जो चयन किया गया था उसमें देवरी, बिरनी, तीसरी गोमिया और मेरा एक जमुआ में, जहां लंगटा बाबा प्रत्येक उच्च विद्यालय को सरकारीकरण किया गया और एकीकृत बिहार में इस उद्देश्य से वैसे पिछड़े प्रखंडों को चयन किया गया था जहां पर प्रखंड मुख्यालय में महोदय शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आजादी के इतने वर्ष बाद भी सर देवरी प्रखंड मुख्यालय में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है महोदय, और तब से यह विद्यालय 88-89 से संचालित है। न सरकार इसको अनुदान दे रही है न अस्थायी स्वीकृति दे रही है। तो महोदय मेरा शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगा उस प्रखंड में? सरकार का मानसा है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। तो महोदय जब आजादी के इतने वर्ष बाद उस विद्यालय की मान्यता नहीं दिया, अध्यक्ष महोदय मैं आसन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, वो पिछड़ा इलाका है महोदय, देवरी उग्रवाद प्रभावित भी क्षेत्र है महोदय, एक भी प्रखंड में विद्यालय नहीं है। माननीय मंत्री जी, इसलिए महोदय कम से कम इसको तो कर दे। अध्यक्ष महोदय, देवरी प्रखंड उच्च विद्यालय प्रखंड मुख्यालय से 200 मीटर की दूरी पर है और इस प्रखंड में कुल 6 सरकारी उच्च विद्यालय ऑलरेडी हैं और 2+2 उच्च विद्यालय भी है, एक कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय, एक मॉडल उच्च विद्यालय तथा 2 स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय है। तो ये काफी है जो हमारी सोच है कि हम उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। तो इतने विद्यालय यहाँ ऑलरेडी यहाँ स्थापित हैं, तो ये काफी है जो हमारी सोच है उसको पूरा करने के लिए। पिछड़ा क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी गए उस क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, और वहां से बहुत लंबे समय से ये मांग वहां के लोगों को वहां के लोग के द्वारा किया गया है अध्यक्ष महोदय। और ये इनका जो प्रश्न है हमारे माननीय सदस्य केदार हाजरा जी का, ये पहले भी इस प्रश्न को लाया था अध्यक्ष महोदय। और कस्तूरबा विद्यालय का जो उदाहरण दे रहे अध्यक्ष महोदय, कस्तूरबा विद्यालय में मतलब जो लाल कार्डधारी गरीब बच्चे को वहां पे एडमिशन होता है, जनरल बच्चे को तो नहीं होता अध्यक्ष महोदय। तो जनरल बच्चे वहां पे कस्तूरबा विद्यालय में तो नहीं होने के चलते उनका उस प्रखंड में विद्यालय नहीं होने के कारण वो दूसरे जगह पर जाता है, बड़े बड़े घटना भी हो जाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर गंभीरता से ले और इसे पिछड़े क्षेत्र में
कन्या विद्यालय का जो संचालित हो रहा है उसको अनुदान दे या तो सरकारीकरण करे। माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए इनका नॉर्म्स। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कमेटी गठित करके और जांच का आदेश दिया गया था। जांच के लिए एक शिक्षा उप निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हुई और ये जो भी मापदंड है ये विद्यालय उसको पूरा नहीं करता, इसलिए सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। और बहुत सारे विद्यालय वहां पे, मैंने विद्यालयों का नाम गिना दिया, सिर्फ कस्तूरबा विद्यालय नहीं है, वहाँ +2 विद्यालय भी है, वहाँ पे मॉडल उच्च विद्यालय भी है, वहाँ स्थापना अनुमति और 2 उच्च विद्यालय भी है सारे। माननीय मंत्री जी, माननीय सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा केदार जी, माननीय सर, केदार बाबू, मंत्री जी, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको। माननीय मंत्री जी, सरकार का जो नॉर्म्स है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जो भी आपका नॉर्म्स है, जितने दूरी में आप स्कूल बनाना चाहते हैं, अगर ये सब नॉर्म्स पूरा करता है और मान लीजिए उसके बगल में जो और सारे विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद जो उच्च विद्यालय जाने के लिए पर्याप्त छात्र छात्रा भी है, तो हमें लगता है इसको एक बार देखवा लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी, विद्यालय और +2 विद्यालय भी वहाँ पे स्थापित है आसपास में। मैंने गिनती करा दी है कि इस प्रखंड में 6 सरकारी उच्च विद्यालय, 2 +2 उच्च विद्यालय, 1 कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय, 1 मॉडल उच्च विद्यालय तथा 2 स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय ऑलरेडी वहाँ पे रनिंग है। वहाँ अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि प्रखंड मुख्यालय कस्तूरबा विद्यालय तो सरकार का ये प्रोजेक्ट था महोदय। जिस तरह से बालिका पिछड़ी जाति का विद्यालय वो एक तरह का प्रोजेक्ट है महोदय। मॉडल विद्यालय जो सरकार ने खोला है महोदय, आज शिक्षक नहीं महोदय, और ये कह रहे मॉडल विद्यालय वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है महोदय। वहां पर मैंने एक प्रश्न और किया था, घोंसे मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने के लिए सरकार ने कहा कि नहीं कर पाएंगे महोदय। जब प्रखंड मुख्यालय में ही नहीं रहेगा महोदय, आजादी के इतने वर्षों के बाद वो रिजर्व सीट है 1977 से, तो आप कैसे ये सदन चाहती है कि दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों को हम शिक्षित बनाएंगे महोदय? ये तो सरकार का मोटे जवाब है महोदय। देवरी प्रोजेक्ट हमको अध्यक्ष महोदय सरकार ये कहे, 200 मीटर की दूरी पर है और विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है और ये अहर्ता पूरी नहीं करती है। जो मापदंड निर्धारित है वो ये विद्यालय नहीं पूरा करती है और इस विद्यालय की स्थापना का कोई भी आदेश बिहार सरकार के समय भी, झारखंड सरकार के समय भी ये खुद से विद्यालय स्थापित करके और खुद से वहां नियुक्तियां की गई है। इसलिए ये किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करता है, इसलिए सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, आगे विचार किया जाएगा। महोदय 1 मिनट और। अध्यक्ष महोदय, क्या क्या अहर्ताएं पूरा नहीं करती है सरकार को ये बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार के फंड वहां लगा है, अनावाद योजना के तहत उस विद्यालय का बाउंड्री किया हुआ है महोदय। माननीय बाबूलाल मरंडी जी ने उस समय सांसद मद से भवन दिया है, मैं भी अपने विधायक मद से भवन दिया हूं महोदय। और जब सरकार का अहर्ता वो विद्यालय पूरा नहीं करता था महोदय, तो 1994 से लेकर 2007 तक किस परिस्थिति में परमानेंट शिक्षक को प्रधानाध्यापक के रूप में वहां प्रतिनियुक्त किया था महोदय। मैं दावे के साथ मंत्री जी को कह सकता हूं कि 1994 से लेकर 2007 तक जो शिक्षक वहां नियुक्त था, परमानेंट शिक्षक हाई स्कूल का, वो शिक्षक को किस आधार पर उस विद्यालय से वेतन मिलता था, ये तो सरकार बता दे महोदय। अहर्ता पूरा नहीं करता था, माननीय अहर्ता नहीं पूरा करता था, किस स्थान पर उस जगह पर परमानेंट। सरकार के नियमावली में ही गलती है। दिक्कत यह है कि वो स्थापना अनुमति विद्यालय था। जब सरकार ने कहा नए हाई स्कूल खोलेंगे, तो उस समय जो नियमावली गई उसमें स्थापना अनुमति विद्यालय को आपने काउंट किया कि उससे 5 किलोमीटर की दूरी में ही खोले जाएंगे। अब इसलिए वहां सरकारी हाई स्कूल नहीं हुए। अब जब उस स्कूल का विद्यालय देना है तो आप कह रहे हो तो स्थापना अनुमति है, उसको जो हम आगे +2 अस्थायी नहीं करेंगे तो दोनों तरफ से मार हुई। तो आपने कल जब सरकारी हाई स्कूल वहां कर रहे थे
तो उसको काउंट नहीं करना चाहिए था। इस वजह से वहाँ कोई सरकारी उच्च विद्यालय की स्थापना तक नहीं हुई। तो नियमावली में नहीं सुधार करेंगे तो इस तरह से कई छोटे जगहों में, तो प्रखंड मुख्यालय का मसला है, कई छोटे जगहों में समस्या। इसलिए सरकार अगर उसको नहीं मान रही तो एक नया हाई स्कूल वहाँ पे खोले बच्चों को लिए, प्रखंड मुख्यालय है वो। माननीय मंत्री जी अंतिम जवाब दे दीजिए आप। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रखंड, ये देवरी प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय प्रखंड मुख्यालय से 200 मीटर की दूरी पर है और वहां पे इस प्रखंड में कुल 6 सरकारी उच्च विद्यालय, 6 सरकारी उच्च विद्यालय, अध्यक्ष महोदय कुल 2 प्लस 2 उच्च विद्यालय। और जो रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में एक जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन करके उसका रिपोर्ट आया है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके एक सदस्य संबंधित जिला के जिला विकास पदाधिकारी तथा संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को संयोजक सदस्य के रूप में रखा गया। उक्त समिति को इस पत्र के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए जो अधोलिखित है। विद्यालय के स्थापना के सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रखंड मुख्यालय को दी जाएगी। अगर प्रखंड मुख्यालय में कोई बालिका विद्यालय नहीं तो चयन समिति तय करेगी कि प्रखंड के अंतर्गत अन्य किस स्थान पर विद्यालय की स्थापना करना विभिन्न दृष्टिकोण से उपयुक्त होगा। ये अगर मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय के बाहर जन प्रयास से एक से अधिक विद्यालय की स्थापना की गई हो तो विद्यालय की स्थापना की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है तो उसकी तिथि पूर्णतः एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर विद्यालय का चयन किया जाएगा। तो ये कोई भी ये विद्यालय जो है किसी तरह का वहां पे पूरी तरह से अपने ढंग से स्थापित किया गया विद्यालय है। इस विद्यालय में किसी तरह का जो भी मापदंड है इसको कहीं से ये विद्यालय पूरा नहीं करता है। अभी तत्काल सरकार की कोई योजना नहीं है और जो भी शिक्षा के लिए जिस तरह से सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है एक उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, तो संबंधित प्रखंड में अनेकों ऐसे विद्यालय हैं, +2 विद्यालय हैं जो वहां के छात्र छात्राओं को एक स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, एक हो गया केदार जी, आप बात कर लीजिएगा मंत्री जी से। हाँ बीरेंद्र जी, आप मंत्री जी से बात कर लीजिएगा ना, बात करके आगे बढ़ाइएगा। सब सदन का समय, सदन का इसमें काफी चर्चा हुआ, इसमें काफी चर्चा हुआ। आप बीरेंद्र जी आसन का भी एक हिसाब है। आप एक पूरक पूछ सकते हैं, हमने कई पूरक पूछवा दिया। उनके बाद सरकार भी अपने तरफ से उनका जो व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत आपके बीच में बात रखा। इसके बाद भी अगर वैसा है तो आप मंत्री जी से बात करिएगा, उस स्कूल को कैसे पुनर्जीवित किया जाए और फिर आगे का कार्रवाई होगी। चलिए कुशवाहा जी बट भानु जी, कुशवाहा जी, अच्छा कुशवाहा जी को पूछने दीजिए। भानु जी, कुशवाहा जी को पूछने दीजिए। भानु जी आप इसमें हस्ताक्षरी नहीं है, आप हस्ताक्षरी नहीं है भानु जी, कुशवाहा जी को पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सुझाव है इसी से संबंधित? अध्यक्ष महोदय, चूंकि शिक्षा का सवाल है, गंभीर विषय है और माननीय सदस्य के द्वारा वो अपने प्रखंड के बारे में, अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर में जो प्रखंड है उसके बारे में विषय को लाया है, तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य को उसके बारे में ज्यादा जानकारी है।